और हमने एक बड़े अच्छे तरीके से ये देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैसे ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा याद रखना, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो किसका, बोलो, ओनर का, तो ओनर के कैपिटल में जाके हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर लॉस हो रहा होगा या एक्सपेंस हो रहा होगा तो ओनर के कैपिटल से जाके माइनस कर देंगे। अच्छा, ओनर अपने खुद के लिए कोई चीज़ विड्रॉ कर रहा होगा पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, वो भी कैपिटल में से जाकर। ओनर कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहा होगा तो वो एसेट में भी आ रहा होगा और वो इक्विटी में भी आ रहा होगा। कहीं से लोन ले रहा होगा तो वो लायबिलिटी में भी आ रहा होगा, एसेट में भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और फिर हम उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अभी मैं सवाल आप लोग के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने खुद से उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होगी, खुद ही आइडेंटिफाई करना हो कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है और खुद ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होगी, फिर मैं उसका बैलेंस बताऊंगा कि क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, कर लेंगे खुद से अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर सवाल। तो मैं टाइप करता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करो। माम ठीक है बेटा, रिवाइज किया था अकाउंटिंग इक्वेशन आपने? अरे नजर आ रहा है बल्लू, मुझे सबर कर, तो जल्दी बहुत है। ये लो बस, इतना सही है, इतना बड़ा।
चलें जी, सवाल आप लोग के सामने है। जी भाई, करेंगे खुद से? जी भाई, क्या सीन है? हो रहा है? नहीं हो रहा?
माहम क्या सीन है बेटा, हो रहा है सॉल्व? चलो वेरी गुड, शाबाश। डन भाई, करें डिस्कस? जी बेटा, करें डिस्कस करें? हैं? चलो आओ डिस्कस करते हैं। माहम क्या सीन है, कितना हो गया, कितना रह गया? ओके भाई, चलो आ जाओ।
देखें सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट हिट हो रहे हैं, आपने कौन कौन से लिखे हैं बेटा? हैं पहली वाली ट्रांजैक्शन के अंदर, और कैश, कैपिटल। देखो कैश और लैंड तो वो लेके आ रहा है, और फिर कैपिटल के ऊपर भी तो हिट आ रहा है ना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं कैश, लैंड एंड कैपिटल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा फिर बॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बोलो, गुड्स बोलो, एक ही बात है, ये भी एसेट्स हैं, ऐसा ना। फॉर कैश, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तो इन्वेंट्री के ऊपर हिट आ रहा है, और यह मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, छोड़ो तुम लोगों पे बाद में रिवाइज करने में इशू होगा। थैंक यू। कैश के ऊपर आया मतलब एसेट पर आया, लैंड के ऊपर आया मतलब एसेट के ऊपर आया, और कैपिटल के ऊपर आया मतलब इक्विटी के ऊपर आया, ठीक है ना। अच्छा दूसरे वाले में बॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर कैश, इन्वेंट्री आ रही है और कैश जा रहा है, तो इसका मतलब एक तो इसके ऊपर इन्वेंट्री के ऊपर हिट आया, एसेट के ऊपर, और कैश के ऊपर हिट आया एसेट के ऊपर, ठीक है। कैश सेल्स वर्थ ₹25,000, ठीक है ना, सेल्स करी है 25,000 रुपए की, ठीक है, ये सेल्स का अमाउंट है 25,000 रुपए, इसमें तो कॉस्टिंग तो लिखी नहीं है, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी हैं? एक ही बात है ना, इन्वेंट्री लिखो या परचेजेस लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा कैश सेल्स करी है 25,000 रुपए की, लेकिन इसकी तो कॉस्टिंग तो लिखी नहीं, कौन आगे लिखते हैं कॉस्टिंग रुपीज 15,000, ठीक है, मतलब 15,000 का सामान कितने का बेचा है? 25,000 रुपए का। तो मुझे एक बात बताओ, इस पे तो कैश आया, एसेट, एक इन्वेंट्री के ऊपर इफेक्ट आया 15,000 का, सही है ना, एसेट, और इन दोनों का डिफरेंस किसके ऊपर हिट आएगा? कैपिटल के ऊपर, मतलब इक्विटी के ऊपर। सही हो गया? कोई मसला? हाँ भाई, कोई मसला परेशानी यहाँ तक? क्लियर? फिर आगे बोलो, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान, सलमान से माल उधार लिया, मतलब इन्वेंट्री आया एक तो, एसेट, और चूंकि इन्वेंट्री के अगेंस्ट पेबल है तो दैट इज माय अकाउंट्स पेबल, और अकाउंट्स पेबल का नेचर क्या है? लायबिलिटी में भी कौन सी लायबिलिटी है बेटा? ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑन अकाउंट टू अली रजा 12,000, द वर्थ ऑफ द गुड्स इज 8,000, 8,000 का सामान 12,000 का बेच दिया। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट पर, सेल्स ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? क्रेडिट सेल्स है, ये उधार पे बेचा है, पैसा नहीं लिया है। तो एक तो अकाउंट रिसीवेबल आया, एसेट आया, फिर एक इन्वेंट्री के ऊपर इफेक्ट आया, एसेट के ऊपर आया, और इन्वेंट्री और अकाउंट सेबल के बीच का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट है 4,000 रुपये का, तो वो प्रॉफिट किसका है? ओनर का। तो कैपिटल मतलब इक्विटी के ऊपर इफेक्ट आया, ठीक है बेटा। पर परचेज फर्नीचर वर्थ ₹5,000 ऑन कैश, इसका मतलब एक तो फर्नीचर आया, एसेट पर इफेक्ट आया, और कैश भी गया, एसेट के ऊपर इफेक्ट आया, ठीक हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम अली रजा, अली रजा से कैश क्यों मिला? क्योंकि क्रेडिट पे दिया था, लेना बाकी था। तो मुझे बताओ, अब कैश आया एक तो, और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर आया? भाई सही है ना, पहले उससे पैसे लेने बाकी थे 12,000, अब उसने दे दिए 10,000, तो 2,000 लेने बाकी हो जाएंगे, माइनस कर दूंगा उसके अकाउंट सेबल में से 12,000, 10,000, ठीक है ना। आगे बढ़ो। रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ ₹1,500, चेक करो फर्नीचर जो है क्या उधार पे लिया था या कैश पर लिया था? चेक करो, हमेशा रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन जो होंगी ना उस पर चेक करना कि वो उस पर था
कैश पे या उस पे था क्रेडिट के ऊपर, तो फर्नीचर कैश पे लिया था तो कैश वापस करूंगा तो कैश ही आ जाएगा मेरे पास, फर्नीचर वापस करूंगा ना तो कैश आ जाएगा। अगर फर्नीचर उधार पे लिया होता तो फर्नीचर वापस करता और फर्नीचर के अगेंस्ट जो पेबल है उसको कम कर देता है, क्योंकि अब पे करना कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैश पे था तो मेरा कैश ही वापस आ जाएगा, मतलब एक इसके ऊपर फर्नीचर पर हिट आया एसेट के ऊपर, और एक कैश के ऊपर हिट आया एसेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा इधर आओ, वेजेस के केस के अंदर किसके ऊपर इफेक्ट आया, एक कैश के ऊपर आया एसेट था, और एक कैपिटल के ऊपर आया। देखो वेजेस लिखा हुआ है पेड, मतलब पे कर दिए, तो एक्सपेंस हो गया ना ये, तो एक्सपेंस किसका, ओनर का, तो कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आएगा। और कैश भी गया तो एसेट के ऊपर इफेक्ट आया। रेंट पे भी, रेंट पे कर दिया है तो एक तो कैश के ऊपर इफेक्ट आया एसेट के ऊपर, और एक जो कि रेंट का ही एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आया। आ रही है बात समझ में, है बेटा इब्राहिम, समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ यूटिलिटी पेबल, सोचो, अकाउंट्स पेबल सोचो, यूटिलिटी पेबल का मतलब है कि एक्सपेंस हुआ लेकिन पे नहीं किया। हम सही कह रही कि लायबिलिटी है, लेकिन एक्सपेंस भी तो हुआ है ना जो पे नहीं हुआ। यूटिलिटी पेबल क्यों आएगा कि एक्सपेंस जो कि पे नहीं हुआ, ठीक है। एक्सपेंस दो होते हैं, एक वो एक्सपेंस होता है जो कि हम पे कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आता, कैश के ऊपर आता, क्योंकि कैश कम हो गया था, और एक्सपेंस का इफेक्ट कैपिटल पे चला जाता, सही है। ये यूटिलिटी पेबल लिखा है, इसका मतलब ये एक्सपेंस तो हुआ है लेकिन पे नहीं हुआ, तो एक्सपेंस कहां से कम होगा, कैपिटल से, और लायबिलिटी, लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी। तो एक तो इसके ऊपर पेबल के ऊपर इफेक्ट आएगा जो कि लायबिलिटी थी, और एक्सपेंस कहाँ चले आएगा, कैपिटल पर चला आएगा जो कि इक्विटी पे था, सही है। अब इनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर लेके जाना है और ड्राफ्ट करना है। आ जाओ, चलें जी, हम दूसरे अपने दोबारा उसी फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं जिस फॉर्मेट के हिसाब से हम अपने काम कर रहे थे। अच्छा जी, चलो भाई मुझे एक बात बताओ, एसिड्स कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं। एक तो कैश आ रहा था हर जगह, देख लेते हैं, आ जाओ। पहले वाले में कैश आया और लैंड आया, ठीक है। कैश और लैंड के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा था वो इन्वेंट्री और कैश आया था, तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ था, इन्वेंट्री का बना देते हैं, सही है। अच्छा इन्वेंट्री के बाद किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा था, अच्छा जी, इन्वेंट्री के बाद कैश, इन्वेंट्री और कैपिटल, तो कैश का ये बना हुआ है, इन्वेंट्री का बना हुआ है, कैपिटल का हम थोड़ी सी देर बाद बनाते हैं।
फिर इन्वेंट्री और पेबल, इन्वेंट्री का बना हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैपिटल, तो अकाउंट रिसीवेबल का नहीं बना हुआ। आ गया अकाउंट रिसीवेबल का भी, ठीक है। और बोलो, इन्वेंट्री का बना, फर्नीचर का और कैश का, फर्नीचर का नहीं बना हुआ, सही है। फर्नीचर के बाद कैश और रिसीवेबल बना हुआ है, फर्नीचर और कैश ये भी बना हुआ है। पेबल आ रहा है, कैश कैश बना हुआ है, बस कैपिटल और लायबिलिटी बनानी है। अच्छा, लायबिलिटी के अंदर भी दो हैं बेटा, एक तो अकाउंट्स पेबल है ट्रांजैक्शन नंबर 5 का, और एक पेबल यूटिलिटी पेबल है। तो एक तो मैं लिखता हूँ अकाउंट्स पेबल, ठीक है, एक मैं लिखूंगा यूटिलिटी पेबल, ठीक है। और फिर आ जाएगा कैपिटल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे हो जाएंगे एसेट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास हो जाएगी ठीक है भाई। ये आ जाएगा मेरे पास सीरियल नंबर। कितनी ट्रांजैक्शन है कुल टोटल? 9 है। चलो, थोड़ा फॉन्ट छोटा ही लग रहा आप लोगों को, सही है। चलें जी, आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। मुझे बताओ पहले अकाउंट में क्या क्या आया? कैश आया था 2 लाख रुपए का, ठीक है। आई अच्छा जी, कैश आ गया। और लैंड कितने की थी बेटा? 5 लाख रुपए की। लैंड का आ गया 5 लाख रुपए। मुझे बताओ यहाँ पे कुछ नहीं आया, अकाउंट से बिल, फर्नीचर, लायबिलिटी, यूटिलिटी पेबल, कुछ भी नहीं आया, सब जगह 0 0 आ गया। और इस जगह हम क्या करेंगे कि इन दोनों के अकाउंट को प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। कौन कह रहा है? कुछ कह रहे हैं आप लोग? तो प्लस करके हमने इक्विटी के अंदर डाल दी है 700,000, ठीक है बेटा। अच्छा जी, सेकंड ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। लिखा हुआ था बॉट मर्चेंडाइज फॉर कैश 80,000 रुपये, इन्वेंट्री आई 80,000 रुपये से, ठीक है। और कैश गया 80,000 रुपये से। इन दोनों का नेट इम्पैक्ट क्या है एसेट साइड के ऊपर? एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, एसेट साइड के ऊपर इम्पैक्ट क्या आया? 0। तो क्या लायबिलिटी और इक्विटी साइड के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। एसेट प्लस हुए, एसेट माइनस हुए, तो ऑनवर्ड्स किसी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओके। सब पे 0 0 आ गया। अच्छा जी, फिर
अब पढ़ते हैं थर्ड वाली। लिखा हुआ था कैश सेल्स थी 25,000 रुपये की और कॉस्टिंग रुपीज़ थी 15,000 रुपये। मुझे एक बात बताओ कि 25,000 रुपये तो कैश में आ गए, बोलो आ गए। इन्वेंट्री कितने की थी? 15,000 रुपये की इन्वेंट्री से माइनस कर दूं। मुझे तो एसेट साइड के ऊपर नेट इम्पैक्ट कितना आया? 25,000 ऐड हो रहे हैं, 15,000 माइनस हो रहे हैं, नेट इम्पैक्ट कितना है? वो क्या था तुम्हारा? प्रॉफिट था भाई। 15,000 का सामान 25,000 में बेच दिया तो 10,000 क्या हो गया? प्रॉफिट पे हक किसका है? ऑनर का। तो हम एक काम करते हैं कि 25,000 के अंदर से इसको कर देंगे माइनस, तो 10,000 रुपये का इम्पैक्ट आ गया। ऐसा बेटा? एनी मसला किसी को? कोई जल्दी से बताओ। माहम ऑल ओके बेटा? अच्छा जी, फिर लिखा हुआ था कि कहाँ पढ़ा था अभी? फोर्थ रह गया ना। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान। अच्छा, सलमान से हमने सामान लिया था 50,000 रुपये का उधार के ऊपर, तो इन्वेंट्री तो ऐड हो जाएगी 50,000 रुपये से या नहीं? तो चूंकि हमने 50,000 पे नहीं किए थे तो ये अकाउंट्स पेबल के हो जाएंगे। ऐसा 50,000 रुपये अकाउंट्स पेबल के अंदर आ गए। बाकी कैश के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया और इधर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इधर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इधर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इधर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया और मेरा भाई इधर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। अच्छा जी, फिर फिफ्थ पढ़ते हैं। सेल्स ऑन अकाउंट टू अली रजा 12,000 वर्थ रुपीज़ 8,000। मुझे बताओ पैसे लेने बाकी हैं कितने? अकाउंट से बुला गया 12,000 रुपये से, ठीक है। वर्थ कितनी थी गुड्स की? 8,000। तो इन्वेंट्री से कितने माइनस करूं? 8,000। इन दोनों का एसेट साइड के ऊपर नेट नेट इम्पैक्ट क्या है? वो 4,000 क्या था तुम्हारा? प्रॉफिट था लॉस था? प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट किसका? ओनर का। तो हम करेंगे कि इसमें से इसको कर देते हैं माइनस, तो 4,000 रुपये ओनर का प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई। आर वी क्लियर ऑन दिस बेटा? ओके, अब बढ़ते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन की तरफ। सिक्स ट्रांजेक्शन कहता है कि परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 5,000 फॉर कैश। हमने फर्नीचर लिया है 5,000 रुपये कैश के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फर्नीचर 5,000 रुपये से ऐड हो जाएगा और कैश 5,000 रुपये से कम हो जाएगा? एसेट साइड के ऊपर नेट इम्पैक्ट कितना आया? तो क्या इक्विटी लायबिलिटी साइड के ऊपर कुछ आएगा या नहीं आएगा? है बेटा? उधर भी क्या रहेगा? सब जगह सूखा सूखा सन्नाटा रहेगा, सब जगह 0 0 आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर रिसीव कैश फ्रॉम अली रजा 10,000 रुपये। अली रजा 10,000 मिल गए, तो हमने कहा था एक तो रिसीवेबल से माइनस होगा 10,000 रुपये और कैश में हमने क्या बोला था? 10,000 रुपये ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। और इनका नेट इम्पैक्ट क्या बना था? 0 बना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी लायबिलिटी साइड के ऊपर कोई भी इनका फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब 8 ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 1,500। इस पे कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर हिट आ रहा है? फर्नीचर हमने माइनस करना है, माइनस कर दिया ये लो। और कैश में हमने क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ये लो कर दिया प्लस। ठीक है। नाइन्थ और लास्ट ट्रांजेक्शन अपनी लिखा हुआ था पेड वेजेस एम्प्लॉइज। अच्छा कैश देखो पहले, कैश कैश कितनी दफ़ा इन्वॉल्व है नाइन्थ वाली ट्रांजेक्शन में? 2 जगह इन्वॉल्व है। एक मैंने एम्प्लॉय को वेजेस भी पे करी 1,000 रुपये की, वो भी कैश गया 1,000 रुपये से, और फिर रेंट भी पे किया 2,000 से। तो टोटल कैश कितना गया इस ट्रांजेक्शन में? है भाई? 3,000 से गया ना?
कि एक तो रेंट पे किया 2000 का और 1000 रुपये की मैंने वेजेस पे गई, 3000 रुपये से कैश चला गया। चलो ओके, तो मैं कैश के अंदर माइनस करता हूँ 3000 रुपये, ठीक हो गया। अच्छा फिर इसके अलावा आगे बढ़ो, मुझे बताओ पेबल, पेबल कितने से आ रहा है? 1500 रुपये से। तो ये यूटिलिटी पेबल के अंदर आ जाएगा 1500 रुपये, हम ऐड करेंगे, सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ ना, कितना एक्सपेंस हुआ है? 4500 ना। देखो 1000 रुपये का वेजेस का एक्सपेंस, 2000 रुपये का रेंट का एक्सपेंस, 3000, 1500 रुपये यूटिलिटी का एक्सपेंस, कितना हो गया? 4500 का एक्सपेंस हो गया ना। तो एक्सपेंस में आएगा कितना? माइनस हो गया है 4500। मुझे बताओ इन दोनों का नेट इम्पैक्ट क्या बना, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का? 1500 प्लस हो रहे हैं, 4500 माइनस हो रहे हैं, कितना नेट इम्पैक्ट आ रहा है भाई? 4500 माइनस हो रहे हैं, 1500 प्लस हो रहे हैं, प्लस माइनस करो कितना बना? 3000 ना। 3000 प्लस का माइनस का मतलब इक्विटी लाइबिलिटी साइड के ऊपर 3000 रुपये टोटल नेट माइनस हो रहा है, एसेट साइड के ऊपर कितना माइनस हो रहे हैं? बैलेंस है या नहीं है? है ना। महाम ऑल ओके बेटा, जल्दी से दाओ। अच्छा जी, अब आउट टोटल निकालते हैं। एसेट में कैश में कितना बचा? 148,500 का, सही है। लैंड में तो कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, 5 लाख ही बचा। कितना आया? 1,07,000 का। इधर कितना प्लस माइनस हुआ? 2000 का रिसेबल लेना बाकी है, इधर 3500 का फर्नीचर बाकी है, 5000, 50,000, ये तो लायबिलिटी तो सेम ही रहा, और ये हो गया 7,09,000। तो ये मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, हम इसको डबल लाइन के अंदर लिखते हैं। ऐसा है या नहीं है भाई? डबल लाइन आएगा नहीं आएगा? एक चीज़ रहेगा यार, डबल लाइन बाद में आएगी, पहले तो ऑल बॉर्डर आएगा, फिर इनके नीचे डबल लाइन आएगी। अच्छा अब बात करते हैं कितने के टोटल एसेट्स हुए और कितने के टोटल लायबिलिटीज हो गई, ताकि पता चले कितने के टोटल एसेट्स पड़े हुए। एक एसेट, दूसरा एसेट, तीसरा एसेट, चौथा एसेट, 5 में टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 761। सर इफेक्ट्स फाइंड करना मुश्किल हो रहा है अकाउंट्स पर। बस अभी महाम बेटा यही करना है कि अफेक्ट करना है कैलकुलेट उसके ऊपर, अकाउंट के ऊपर, उसी पर मेहनत करनी है बस। अभी इंशाल्लाह इसी के ऊपर वर्किंग करते रहेंगे हम, सारे सवालात के ऊपर इसी तरह वर्किंग करेंगे, सही है। एसेट्स कितने क्या है बेटा? आ जाओ, या इसको एक काम करते हैं,
यहाँ लिख देते हैं। टोटल लाइबिलिटी इसके अंदर एक 50,000 रुपये की लाइबिलिटी थी और एक लाइबिलिटी थी मेरे पास 1,500 रुपये की। टोटल लाइबिलिटीज इतनी पड़ी हुई हैं और टोटल इक्विटी मेरे पास पड़ी हुई है 7 लाख इतने हज़ार की। मुझे बताओ अगर हम दोनों को ऐड कर दें क्या आ रहा है 761,000 या नहीं आ रहा है? चेक कर लो, 761,000 आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं इसको वहाँ कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से कॉपी कर सकें। कल आप लोगों ने अकाउंटिंग की फाइल भेजी थी ना ग्रुप पर, मैं डेली बेसिस के ऊपर शेयर कर दिया करो। ठीक है बेटा, किसी ने कॉपी करना है तो मैं रुकता हूँ 2 मिनट यहाँ पर, और अगर नहीं करना तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करना है, किसी ने कॉपी करना है करो, पूरा करना है कॉपी। कल आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की भी क्लास होगी, फर्स्ट क्लास, 7 तारीख तो नहीं होगी, ठीक है ना? 1 से 2:30 अपनी अकाउंटिंग क्लास होगी, 3 से 5, ठीक है? कल अपनी एक क्लास है, उससे ऊपर आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है 11 से 1 हैं। QMT नहीं रखेंगे फिर वो 5 बजे से बाद चली जाएगी ना। समझे? या रख दूं QMT हैं? नहीं रखूं? ओ भाई, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने 3 महीने में 4 पेपर दिए थे CA के अंदर, फास्ट ट्रैक के अंदर, ठीक है? मैं सुबह 9 बजे से क्लास लेता था, रात को 8 बजे तक, बैक टू बैक। आप लोग इस कुर्सी में बैठे हुए ना, माइक म्यूट करता हूँ, तुम लोग कान बंद करो अपने अपने। ऐसे एक हाथ से कान बंद नहीं होता, दोनों हाथ से बंद होता है, ऐसे शाबाश, ऐसे ऐसे, अरे करो बंद। तो बैठे बैठे ना इन कुर्सियों के ऊपर दुख जाया करता था बंदा, हर थोड़ी देर बाद चेंज, हर थोड़ी देर बाद चेंज, हर थोड़ी देर बाद चेंज करना पड़ता था। आ रही मेरी बात समझ में? तुम लोग तो कुछ नहीं है भाई, 5-6 घंटे बैठ तो फिर 1 घंटे का ब्रेक हो जाता है, बस सही हो गया, हो गया। समझे? रख दें क्यों हम यार, अब तो रखूंगा ही नहीं बस में। हाँ, अब अभी से आदत पड़ेगी ना, है दर्द सहने की। चल हैं, ऑनलाइन ले लेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं रख रहा, ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब रखेंगे। एनीवेज, तो भाई अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी ग्रिप आ रही होगी। कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के होमवर्क के सवाल मैं ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। अच्छा, जो मैंने पहले अकाउंटिंग का होमवर्क भेजा था, मुझे सिर्फ एक बच्चे ने आंसर चेक कराया, इब्राहिम ने, इसके अलावा और किसी बच्चे ने मुझे आंसर चेक नहीं कराया, ना मुझे आंसर मांगा बच्चे ने किसी ने। क्यों? किया तो है, तो सॉल्यूशन कहाँ है उसका? सॉल्यूशन तो मांगो कम से कम।
तो क्या वेरीफाई तो हो क्या हमने सही भी किया गलत किया है। फिर मैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दूंगा, चेक कर लीजिएगा, समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कल की क्लास के अंदर। लेकिन कल की क्लास लास्ट क्लास होगी, तो उसके बाद में उस सवाल मुझसे पूछोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा उसका, ठीक है ना। मैं ग्रुप पे वैसे सॉल्यूशन अभी क्लास के एंड पे डाल दूंगा। कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के सवाल डाल रहा हूँ, ठीक है, 2 से 3, तो वो हमारा होमवर्क होगा, वो घर से करके आना कल की क्लास के अंदर। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल काम करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एसेट्स क्या होते हैं? हर क्लास में वही घिसा पिटा सवाल पूछता हूँ, पता नहीं क्यों। एसेट्स क्या होते हैं? जो हमें बेनिफिट दे, जो कंट्रोलेबल हो, जिसकी यूजफुल है, वो जहाँ ये तीनों कंडीशन मीट होगी वो मेरा क्या कहलाएगा? इक्विटी क्या होती है? जो ओनर का खुद का पैसा लगा हुआ होता है बिजनेस के अंदर, वो इक्विटी होती है। रेवेन्यू क्या होता है? पूरे साल के अंदर बिजनेस ने जो भी कमाया, जो कमाया वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस क्या होता है? जो बिजनेस कमाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए, बिजनेस की रीच बढ़ाने के लिए जो भी आप खर्चा करें, वो सब क्या कहलाता है? आपका एक्सपेंस कहलाता है। इनकम क्या होती है? जब प्रॉफिट जो है वो आपका इनकम कहलाता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? कि आपकी सेल्स में से, आपने रेवेन्यू में से किसको माइनस कर देंगे? एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो जो आपके पास अमाउंट बचेगा लेफ्ट ओवर, वो प्रॉफिट कहलाएगा, वो आपकी इनकम भी कहलाएगी। मैं एक सवाल लिखता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसका जवाब पहले इंटर कॉमर्स वाले से पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 साल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, फिर इसका जवाब मैं दूंगा। सवाल मैंने लिखा है, सुकून से आराम से, फर्स्ट क्लास वाले सुकून से बैठे। हाँ भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड एक्सपेंस? डिफरेंस बताना है, एसेट की और एक्सपेंस की डेफिनेशन नहीं चिपकानी है मेरे को। अब बोलो एसेट अलग होता है, एक्सपेंस अलग होता है, ये किधर डिफरेंस मेरे को बता रहे हो? फर्स्ट क्लास वाले कोशिश भी ना करें। हाँ, आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है बेटा? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने इंटर किस में किया है? बेटा इंटर आप क्लास में मौजूद हैं या कहीं और तो ख्यालात में नहीं खोई हुई ना कहीं? वो सर याद आ रही थी, अब मैं क्या करूँ, चली गई हूँ। जी, इंटर किस में किया है आपने? प्राइवेट में किया है इंटर? अरे भाई, मतलब कि आपने इंटर इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल में किया है, कॉमर्स में किया है? कॉमर्स में किया है, तो बस का मतलब आप अकाउंटिंग जानती है ना? अभी याद नहीं आ रही सब मुझे, चलो छोड़ो। हाँ भाई, बताओ एसेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है? बोलो, मेरे को पता होता तो मैं यहाँ होता। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, पता है एसेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है? बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एसेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। इवन कि तुम्हारे सीनियर्स होंगे ना, जो FR1 पढ़ रहे हैं, FR2 पढ़ रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि एसेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। तुम बताने की कोशिश करो। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गई ना, ये तो एसेट्स को आप एक्सप्लेन करो या तो एक्सपेंस को एक्सप्लेन करोगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे है? सबसे पहले तो ये समझना है कि ये दोनों एक जैसे कैसे हैं, तो फिर डिफरेंस आएगा ना। अभी आप तो सोचते हो यार एक्सपेंस अलग होता है, एसेट्स अलग होते हैं। भाई एक बात को याद रखो, सिंपल सी बात है। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई मिसाल के तौर के ऊपर, सुनना ज़रा बात को, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई मिसाल के तौर के ऊपर 150 रुपए की, ठीक है?
अब हमने इसमें एस्टीमेट लगाया कि ये मेरे 10 सिप्स के अंदर ख़त्म हो जाएगी, 10 घूंट लूँगा मैं तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल ख़त्म हो जाएगी। जब तक ये पूरी बॉटल मैं पी नहीं लेता, जब तक इस पूरी बॉटल के मैं मज़े ना ले लूँ, इंजॉय ना कर लूँ, तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। क्या इसमें भी बॉटल रिमेनिंग बाकी है या नहीं है? तो ये बॉटल क्या है मेरा, ये रिमेनिंग बॉटल जो है ये एसिड है, क्योंकि मैं अभी इससे बेनिफिट ले सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और इसकी अभी लाइफ भी बाकी है। आ रही मेरी बात समझ में? तो हम क्या बोलते हैं कि हमने भाई एक चीज़ पूरी की पूरी खरीदी, वो एक्सपेंस हो गया। ये मैंने मोबाइल खरीदा 80,000 रुपये का मिसाल के तौर के ऊपर, ये पूरा एक्सपेंस हो गया। भाई कैसे एक्सपेंस हो गया? भाई इसकी लाइफ तो 10 साल थी, मैंने तो अभी 2 साल यूज़ किया है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एसिड और एक्सपेंस में एक बारीक सी लकीर है, ईदर वी हैव टेकन बेनिफिट और नॉट। अगर बेनिफिट किसी चीज का ले लिया है पूरा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। और अगर पार्शियल बेनिफिट लिया है और पार्शियल लेना बाकी है, तो जो लेना बाकी है दैट इज योर एसिड। ये मेरा अभी एसिड है। आ रही है मेरी बात समझ में? और शायद जो बाकी पी ली वो क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स मैंने एंजॉय कर लिए। आ रही है बात समझ में? तो ये आता है सारे बेनिफिट्स के ऊपर कि ईदर वी हैव बेनिफिट टेकन बेनिफिट्स और नॉट। अगर बेनिफिट्स मैंने ले लिए हैं तो दैट पर्टिकुलर अमाउंट बिकम माय एक्सपेंस, और अगर बेनिफिट मैंने नहीं लिए हैं तो दैट अमाउंट बिलोंग्स टू माय एसेट्स। आ रही बात समझ में? इंटर कॉमर्स के लेवल के ऊपर मार्केट में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक दो को छोड़ के इनका डिफरेंस भी नहीं पता होगा किसी को। छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स को तो आप रहने दें, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जो बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, एक दो को छोड़ के इसका डिफरेंस भी लोगों को नहीं पता होगा। टीचर्स को तो, स्टूडेंट तो दूर की बात है। तो मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि एसिड और एक्सपेंस का ताल्लुक किससे? बेनिफिट से। बेनिफिट ले लिए तो एक्सपेंस, बेनिफिट नहीं लिए तो। असल में हम लोग पता है किस तरीके से सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं पैसे के लिहाज से, पैसा खर्च हो गया एक्सपेंस हो गया। अबे कैसे हो गया भाई? बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। पैसा खर्च हो गया दैट इज समथिंग डिफरेंट। बेनिफिट लिए या नहीं लिए, अकाउंटिंग बेनिफिट के ऊपर चलती है भाई। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एसी लिया 5 लाख रुपए के, सुनना बात को, एसी लिया मैंने कितने का बेटा? 5 लाख रुपए का, सही है। अब मुझे बताओ, मैंने इसकी लाइफ थी 5 साल, मैं पिछले साल 2024 में मैंने लिया था, अब 2025 आ गया, क्या एसेट अभी भी 5 लाख का है या नहीं? क्यों? क्योंकि 1 साल का हमने यूज कर लिया। अब मेरा एसेट 5 लाख का नहीं है, अब मेरा एसेट कितने का हो जाएगा? ये 2024 में था, अब 2025 में क्या हो जाएगा बेटा? अब मेरा एसेट रह जाएगा कितने साल का? 4 लाख रुपए का। ठीक है, और सर वो जो 1 लाख रुपए थे वो कहाँ चले गए? वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? 2026 में क्या होगा? 2026 के अंदर आपका एक्सपेंस फिर 1 लाख का हो जाएगा और फिर आपका एसेट कितने लाख का रह जाएगा? 3 लाख का। इसी तरीके से क्या होगा? एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपका एसेट 0 वैल्यू पर आ जाएगा। ठीक है, और याद रखना एसेट्स के अगेंस्ट जो एक्सपेंस आते हैं हम उनको बोलते हैं, उनका पूरा नाम होता है, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ नाम, बाद में बढ़ाऊंगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। वो एक्सपेंस जो किसी एसेट के अगेंस्ट हम लिखते हैं उनको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बोलते हैं, और इनका स्टैंडर्ड है IAS 16। ठीक है, आपके कोर्स में है IAS 16, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ मैंने बता दिया कि IAS 16 क्या होता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है। और ये एक्सपेंस किसके अगेंस्ट आता है? एसेट्स के अगेंस्ट आता है। आ रही है माहम बेटा? बात समझ में आती है आपके?
तो याद रखने वाली बात क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है? इब्राहिम बताइए। अच्छा, और तुम बताओ। एसेट बेनिफिट ले लिए तो एक्सपेंस, बेनिफिट नहीं लिए तो एसेट्स। ठीक है, हाँ भाई पीछे दोनों टोपी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई ऑनलाइन माहम, तुम्हें क्लियर है? लड़की तुम्हारा नाम भूल गया मैं। अलीजा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और पूछता हूँ। What is the difference क्या लिखा मैंने? What is the difference between income and, अब ये बताओ, पहले इंटर कॉमर्स वाले बताएंगे, फिर बाकी तो बात की बात है, बाकी को तो मैं बताऊंगा ना। तो इनकम इनकम होती है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है। जो कमाया वो इनकम, जो नहीं पे किया वो लाइबिलिटी, ऐसा ही है ना? वो भाई दोनों में ताल्लुक क्या है? अर्निंग और डेप्थ का? एक तो डेप्थ कोई वर्ड नहीं होता, डेट होता है। डेट, डेट, बी साइलेंट, डी ई टी, डेट। लायबिलिटी लोन पर और इनकम कमाई पर। एआई के लोग इतने यूज टू हो गए हैं कि बस अभी मैं क्या बोलूं, लड़कियां बैठी वरना बताता मैं अभी। नहीं, इसको तो मैं जाते जाते भी बोल दूंगा। एनीवेज जी, तो इनकम में और लायबिलिटी के अंदर क्या फ़र्क है? देखो मिसाल के तौर के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर अभी अलीजा ने पेमेंट करी है अपनी फ़ीस की, ऐसा ही है? अब अलीजा ने पेमेंट तो अपनी कर दी है, फ़ीस मेरे पास भी आ गई। क्या वो फ़ीस मेरे लिए इनकम है या नहीं है? देखो अकाउंटिंग ये बोलती है कि ये फ़ीस आपके लिए अभी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा अलीजा से क्या कमिटमेंट हुआ हुआ है कि मैं अकाउंटिंग का भी 40% सिलेबस पढ़ाऊंगा और क्यूएम का पूरा सिलेबस में पढ़ाऊंगा। तो क्या मैंने अपनी सर्विसेज अलीजा को दे दी या नहीं दी? नहीं दी, देनी बाकी है ना? लेकिन अलीजा ने पेमेंट तो कर दी है। तो अलीजा ने जो पेमेंट करी है तो वो मेरे ऊपर अभी लायबिलिटी है, मेरी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट मैंने सर्विसेज नहीं दी। याद रखना, किसी भी सर्विस के अगेंस्ट अगर आप पेमेंट एडवांस में कर देते हो हैं तो वो उस बंदे की क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। हाँ, जब मैं सर्विसेज दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? इनकम में। मिसाल के तौर के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर लीजा ने क्यूएम की फीस दी 15,000 रुपये, ठीक है? मैंने बोला क्यूएम के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? फॉर्चुनेटली 15 ही चैप्टर है। तो अगर मैं चैप्टर वाइज डिवाइड करूं तो पर चैप्टर कितनी फीस हो गई? 1,000 रुपये, ऐसे ही है ना? तो मतलब 1,000 रुपये मेरी इनकम कब हो जाएगी? जब मैं एक चैप्टर पढ़ा दूंगा। अच्छा, अभी तो अलीजा से मेरे पास कैश आ गया 15,000 रुपये से, ठीक है ना? अच्छा, क्या मैंने इसको 15,000 रुपये की मैंने सर्विसेज दे दी? अभी अभी नहीं दी। तो ये मेरी इनकम नहीं कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी अनअर्न्ड इनकम। कितने से? 15,000 रुपये से। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है? कि मेरे ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम मींस लायबिलिटी। अनअर्न्ड मतलब बगैर कमाई हुई इनकम मेरे ऊपर क्या होती है?
लायबिलिटी होती है। अच्छा, ये बात चल रही थी हमारी जुलाई की, जुलाई के बाद क्या आया, अगस्त आया। अगस्त में मैंने इनको एक चैप्टर पढ़ा दिया, तो क्या अभी भी मेरे पास लायबिलिटी 15,000 की है या नहीं है? नहीं है। अब लायबिलिटी कितने की रह गई? 14,000 की। ऐसा है या नहीं है? और मेरी इनकम कितने की हो गई? आओ मैं लिखता हूं, क्या मेरे पास इनकम में आ जाएंगे 1,000 रुपए हैं, और अर्नड मेरा कितना रहेगा बेटा? 14,000। ऐसा? अच्छा, फिर अगस्त के बाद सितंबर में मैंने इनको 2 चैप्टर मजीद पढ़ा दिए, तो मजीद मेरी इनकम कितने की हो जाएगी? 2,000 रुपए की। 2 चैप्टर और पढ़ाए, अब लायबिलिटी कितनी रह गई? सही है, मैंने 2 चैप्टर मजीद पढ़ाए, टोटल बेसिस को मैं माइनस कर करके अलग अलग लिख रहा हूँ। 2 चैप्टर मजीद पढ़ा दिया, अगस्त में 2 चैप्टर पढ़ाए, सितंबर में 2 चैप्टर पढ़ाए, 2 चैप्टर की इनकम 2,000, और टोटल वैसे मैंने 2,000 कम कर दी। इसी तरीके से जब जब मैं आपको सर्विसेज देता रहूंगा तो लायबिलिटी कम करता रहूंगा, इनकम रिकॉर्ड करता रहूंगा। ऐसा है ना? फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा तो पूरी की पूरी मेरी इनकम हो जाएगी, अर्नड कितना हो जाएगा? 0। कोई सर्विसेज नहीं देनी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इनकम का और लायबिलिटी का ताल्लुक इस तरीके से है कि हमने सर्विसेज दी या नहीं दी। अगर पैसे मिल गए हैं पहले एडवांस में, अलीजा ने भी पैसे दे दिए ना एडवांस में, उसके अगेंस्ट मैंने सर्विसेज नहीं दी, तो टोटल पैसा मेरे ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। जैसे जैसे सर्विसेज होते होगा तो उस तरीके से मेरे पास क्या आती रहेगी? इनकम आती रहेगी। क्या ये बात भेजे हैं बैठती है नहीं बैठती है? ये भी टेक्निकल चीज है। एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क था? बोलो, कि बेनिफिट लिए या नहीं लिए? बेनिफिट लेने बाकी है तो वो क्या है तुम्हारा? एसेट है। बेनिफिट ले लिए तो वो एक्सपेंस में जाएगा। एसी वाली एग्जांपल मैंने तुम्हें दी, ठीक है। इनकम में और लायबिलिटी में क्या फर्क है? कि सर हमने उस अमाउंट के अगेंस्ट सर्विसेज दी या नहीं दी। अगर सर्विसेज दे दी हैं, भाई मैंने पूरा कोर्स पढ़ा दिया, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एक बच्चा बोलता है सर मैं आपको जो है वो फीस कब दूंगा? जब पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा। मैं बोला ओके। अब जब वो फीस देगा 15,000 रुपये, मुझे मैंने पूरा सर्विसेज दे दी, उसको पूरा चैप्टर सिलेबस पढ़ा दिया, अब वो पूरे के पूरे 15,000 मेरी क्या है? इनकम है, क्योंकि मैं सर्विसेज दे चुका हूँ। लेकिन इस बच्ची ने पहले पैसे दे दिए, पढ़ेगी बाद में, तो अभी मेरे ऊपर क्या है? 15,000 रुपये लायबिलिटी। वो आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या करता रहूँगा? लायबिलिटी को कम करता रहूँगा, इनकम रिकॉर्ड करता रहूँगा। एक वक्त आएगा जब पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, तब इसका अकाउंट भी क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद बोलेगे सर मुझे दोबारा पढ़ाए, तो दोबारा पढ़ाने के दोबारा पैसे होते हैं। ऐसा ही है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नोट डाउन करें, शाबाश। ऊपर रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन किया है। एडवांस का मतलब बता रहा हूँ ना आपको। एडवांस जो लोग देते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप मुझे एडवांस दे रहे हो तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है, आपका वो एसेट है, ठीक है। और अगर मैं किसी को एडवांस दे रहा हूँ तो वो उसके ऊपर लायबिलिटी है, मेरा एसेट है। भाई मुझे बताओ ना, अलीजा ने 15,000 पे करे, अब अलीजा क्या पर्सपेक्टिव से सोचते हैं? सुनो भाई, ये तो मैंने बताया था ना कि 15,000 मेरे पास आ गए, सर्विसेज नहीं दी तो मेरे पूरे पूरे 15,000 की क्या है? लायबिलिटी है। आओ मैं इसको लिखता हूँ आपके लिए। देखो, एक मेरा नाम आ गया और एक अलीजा का नाम। ये कौन सा अलीजा है? AREEZ, अरीजा हो गया ये तो। ओके, मैं अलीजा अलीजा कर रहा हूँ जैसे। खैर, बात एक ही है। तो मिसाल के तौर पे भाई इस बंदी ने कितने पैसे दिए? 15,000 रुपये दे दिए। ये इसने क्या दिया है? एडवांस फी दी है, ऐसा ना? क्या अलीजा ने इसके परस्पेक्टिव से सोचो, क्या इसने बेनिफिट ले लिए पूरे 15,000 के? तो इसके लिए ये क्या है? 15,000 रुपये। भाई आपने 15,000 के बेनिफिट ले लिए? बोलो, नहीं लिए। तो जब किसी चीज़ की हम पेमेंट कर देते हैं और बेनिफिट लेने बाकी होते हैं तो वो क्या होता है? मेरा एसेट होता है। तो
तो ये एडवांस फीस अलीजा के लिए क्या ट्रीटमेंट करेगी, एसेट की ट्रीटमेंट करेगी। सही है। अच्छा ये 15,000 रुपये मेरे पास आ गए, तो ये मैंने क्या इनकम सर्विसेज दे दी, नहीं दी, तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी किस नाम से आएगी, अनअर्न्ड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम का नेचर क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं अपने पास, तो डुअल नेचर है ना, इसके हिसाब से अकाउंटिंग अलग है, मेरे हिसाब से अकाउंटिंग अलग है। वो एसेट और एक्सपेंस ट्रीट करेगी, मैं इनकम और लायबिलिटी पे खेलूंगा, ऐसा है ना। चलो ऊपर वाला रिकॉर्ड करना है, एसेट वाला नहीं करना, कर लिया नहीं किया, चलो करो जल्दी से, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, कॉपी करें। महाम ऑल ओके बेटा ऑनलाइन में, डन एवरीवन। चलो बस फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह कल भी अकाउंटिंग की क्लास है, तो पूरा रिवाइज करके आना, सही है। हम इंशाल्लाह कल रूल्स पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग के, और फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं हम वो भी सीखेंगे। और फिर हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लिखवाया था, याद है ना,
अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सेकंड पार्ट था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, तो उसके अंदर एक बुक भी बनाना सीखेंगे कि एक बुक किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल फिर हम ट्रांजैक्शन से हट के आ जाएंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर, ठीक है बेटा। चलो अल्लाह हाफिज़। भाई ये तुम वो भेज दो, पहले वो बंदा आ जाए क्लास ऑफ करेगा और फिर आप भेज दीजिएगा, ठीक है।